नमस्कार सभी भैया बहनों को। हमने इस वीडियो से पहले 2 वीडियो में पॉलिटिकल साइंस की अपनी किताब का जो पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी, उसको पूरा कर लिया। इस तीसरे वीडियो में हम पूरे लेसन को क्वेश्चंस के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे और मैंने इस पूरे को अपने इस बोर्ड पर डिस्प्ले किया है। तो पहले क्वेश्चन से लेकर के और 18वें प्रश्न तक आते आते हम एक बार पूरा रिवीजन इस चैप्टर का कर लेंगे और किस प्रकार के प्रश्न हमको परीक्षा में मिल सकते हैं उसकी भी जानकारी हमको होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सत्ता की साझेदारी इस विषय को हमने प्रारंभ किया था। तो पहला प्रश्न हम स्टार्ट कर रहे हैं, एथनिक या जातीय समूह किसे कहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है क्योंकि इसके बाद हम जातीय समूह पर ही चर्चा करने वाले हैं, इसलिए एथनिक अंग्रेजी का शब्द है जिसके लिए हिंदी शब्द है जातीय समूह। तो किसी भी समाज के अंदर कुछ लोगों का ऐसा समूह जो अपने आप को समान पूर्वजों की संतान मानते हैं। समाज का एक ऐसा समूह जो अपने आप को समान पूर्वजों की, समान संस्कृति की और संतानें मानते हैं। ऐसा समूह जिनकी शारीरिक बनावट एक जैसी हो, डील डोल एक जैसा हो, ऐसे समूह के लिए शब्द इस्तेमाल होता है एथनिक ग्रुप अंग्रेजी में और हिंदी में जातीय समूह। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हमारा है, बेल्जियम की जातीय बनावट को समझाइए। ये सारे प्रश्न एक के बाद एक उसी सीक्वेंस में लिए गए हैं जिस सीक्वेंस में हमारा चैप्टर आगे बढ़ता है। तो बेल्जियम की जातीय बनावट को समझाइए, ये प्रश्न हमारा हमने पढ़ा है। बेल्जियम की जातीय बनावट मतलब किस किस प्रकार के सामाजिक समूह बेल्जियम में निवास करते थे। तो हम सब लोग जानते हैं बेल्जियम के अंदर मुख्य रूप से 3 भाषाओं को बोलने वाले जातीय समूह, वहां भाषाई समूह निवास करते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। डच लोग पूरे बेल्जियम में 59%, फ्रेंच लोग 40% 40% और जर्मन भाषी लोग 1% बेल्जियम में निवास करते हैं। इसके लिए हमने ये भी पढ़ा है कि एक क्षेत्र है वेलोनिया क्षेत्र, दूसरा हमारा फ्लेमिश का इलाका और तीसरा पूरे बेल्जियम में ये जनसंख्या निवास करती है। तो ये सारी बात हमको यहाँ बतानी है कि बेल्जियम की जातीय बनावट को समझाइए। इस प्रकार का प्रश्न आता है तो कौन कौन से ग्रुप वहाँ रहते हैं। तो हमने बताया 3 प्रकार के जातीय समूह, फ्रेंच भाषी, डच भाषी और जर्मन भाषी। उनका प्रतिशत भी बताना चाहिए, 59% डच लोग, 40% फ्रेंच लोग और 1% जर्मन भाषी लोग बेल्जियम में रहते हैं। तीसरा प्रश्न इससे अगला स्टेप है, बेल्जियम में जातीय बनावट के कारण क्या समस्याएं होने लगी। ये जो एथनिक कंपोजिशन था, ये जो जातीय बनावट थी बेल्जियम की, जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग, तीनों भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे, उस जातीय बनावट के कारण से बेल्जियम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने लगी, क्या क्या समस्याएं आने लगी। तो हमने इसको डिस्कस किया था। इस प्रश्न के उत्तर में क्या प्रॉब्लम हुई वो बतानी है हमको। तो जो संपूर्ण बेल्जियम के अंदर डच लोग जहां बहुसंख्या में थे और फ्रेंच लोग अल्पसंख्यक थे, लेकिन अल्पसंख्यक होने के बावजूद फ्रेंच लोग डचों के कंपेयर में अपेक्षाकृत डचों से अधिक ताकतवर, समृद्धशाली और शिक्षित थे। नौकरियों में, प्रवेशों में भी फ्रेंच लोगों को ज्यादा प्रायोरिटीज थी। साथ ही साथ शिक्षा और रोजगार के अवसर डच लोगों के पास अपेक्षाकृत देरी से पहुंचे। इसके कारण से फ्रेंच और डच लोगों के बीच में कई प्रकार का तनाव वह बढ़ने लगा। 50 से 60 के दशक में तो ये बहुत एक हाई लेवल पर आ गया, जिसके कारण से एक तनातनी की स्थिति, तनाव की घटनाएं बेल्जियम में होने लगी। चौथा प्रश्न है हमारा, बेल्जियम अपनी जातीय समस्याओं को किस प्रकार हल कर सका। बेल्जियम अपनी जातीय समस्याओं को किस प्रकार हल कर सका। अभी हमने पढ़ा जातीय बनावट के कारण से क्या समस्याएं आई। तो वो जो समस्याएं आई, अलग अलग भाषाई समूह के बीच में, दोनों समुदायों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। उस प्रॉब्लम से, उस तनाव से बेल्जियम ने क्या ऐसे काम किए जिसके कारण से वो उस तनाव को कम कर सका। इसी प्रश्न को अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। जातीय समस्याओं को किस प्रकार हल कर सका, इसी प्रश्न को अलग प्रकार से पूछ सकते हैं। फ्रेंच और डच लोगों के बीच तनाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए, या फिर तीसरा, ये सेम ही प्रश्न है, चौथा, पांचवा और ये जो तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा है, तो ये सेम ही प्रश्न, यहां मैंने 5 नंबर डाल दिया है लेकिन ये चौथा प्रश्न ही है
चौथा प्रश्न जो है यही सेम प्रश्न है, 1 2 3, इन तीनों का आंसर एक ही होगा। तो बेल्जियम में फ्रेंच और डच लोगों के बीच तनाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए? और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये तीनों प्रश्न, इसका उत्तर एक ही होगा। तो बेल्जियम अपनी जातीय समस्याओं को किस प्रकार दूर कर पाया? तो हमने पढ़ा कि बेल्जियम के लोगों ने, वहां के नेताओं ने, सबसे पहली बात तो है 1970 से 1970 से 1993 तक बेल्जियम के संविधान में वहां के नेताओं ने 4 बार संशोधन किए। यह इस बात का प्रमाण है कि बेल्जियम के नेताओं की इच्छा शक्ति थी कि बेल्जियम में गृह युद्ध ना हो। इसके लिए उन्होंने जो भी चाहिए था, जो भी परिवर्तन अपने संविधान में, कानूनों में करना था, 4 बार संवैधानिक परिवर्तन बेल्जियम ने किया। इसके अलावा 4 प्रमुख बातें जो बेल्जियम के संविधान में परिवर्तन किए गए, जिसको बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम मॉडल किसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है? तो बेल्जियम की सरकारों ने, बेल्जियम के नेताओं ने बेल्जियम को गृह युद्ध से बचाने के लिए, सामाजिक तनाव को कम करने के लिए जो नई व्यवस्थाएं विकसित की, अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर, अपने इमेजिनेशन के आधार पर जो नई व्यवस्थाएं बेल्जियम ने विकसित की, उन सब व्यवस्थाओं को बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं उस बेल्जियम मॉडल की 4 प्रमुख विशेषताएं हमने पढ़ी है। सबसे पहला तो बेल्जियम की जो केंद्रीय सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, उसमें जो दोनों प्रमुख समुदाय थे, फ्रेंच और डच, पूरे बेल्जियम में डच लोग बहुसंख्यक थे, फ्रेंच लोग अल्पसंख्यक थे, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही समुदायों के से मंत्रियों की संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की केंद्र सरकार में दोनों समुदायों के मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई। दूसरा प्रमुख जो व्यवस्था बेल्जियम मॉडल की जो विशेषता रही, वो थी केंद्र सरकार ने अपनी बहुत सारी शक्तियों को राज्य सरकारों के साथ साझा कर लिया। राज्य सरकारों को अपनी शक्तियां दे दी, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी शक्तियां ट्रांसफर की। तीसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता थी इस बेल्जियम मॉडल की, वो थी कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, जहां जनसंख्या का कॉम्पोजिशन देश से उल्टा था, देश में जहां डच लोग बहुसंख्यक, फ्रेंच अल्पसंख्यक थे, राजधानी ब्रुसेल्स में यह बिल्कुल उल्टा था। ब्रुसेल्स में डच लोग अल्पसंख्यक 20% थे, जबकि फ्रेंच लोग 80% थे, बहुसंख्यक थे। और क्योंकि जो फार्मूला सेंट्रल गवर्नमेंट में, बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय सरकार में इस्तेमाल किया गया, दोनों समुदायों के मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। ऐसा का ऐसा फार्मूला बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी इंप्लीमेंट किया गया, अपनाया गया, जिसके कारण से यह तनाव कम हो सका। और इस बेल्जियम मॉडल की सबसे प्रमुख विशेषता जो रही, जो दुनिया ने नया सीखा बेल्जियम से, और बेल्जियम जिसका अपने आप में अनोखा उदाहरण है, वो था इस बेल्जियम मॉडल में सामुदायिक सरकार की स्थापना। सामुदायिक सरकार की स्थापना ये केवल बेल्जियम ने दी, दुनिया के सामने एक नया उदाहरण स्थापित किया। अपने यहाँ के सामाजिक तनाव को कम करने के लिए बेल्जियम ने एक नए प्रकार की सरकार ही बना डाली, जिसे सामुदायिक सरकार कहा गया। अब ये सामुदायिक सरकार का जो टॉपिक है, ये अपने आप में एक अलग प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप अलग से, इस प्रश्न को हमने यहाँ पर लिया है। ये जो सामुदायिक सरकार वाला विषय, ये बेल्जियम मॉडल की चौथी विशेषता है, जिसको हमने अलग प्रश्न के रूप में भी तैयार करना है। सामुदायिक सरकार से आप क्या समझते हैं? तो हम जानते हैं बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई। सामुदायिक सरकार मतलब जो प्रमुख समुदाय, भाषाई समुदाय बेल्जियम में रहते थे, फ्रेंच, डच, जर्मन, इन सबके लिए अपनी अलग अलग सरकारें बना दी गई, जिन्हें सामुदायिक सरकार कहा गया। ये जो सामुदायिक सरकार है, इसका चुनाव कौन करता था? तो उस पर्टिकुलर समुदाय से संबंध रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामुदायिक सरकार को चुनते थे। अर्थात फ्रेंच बोलने वाले बेल्जियम के जितने भी नागरिक थे, वो अपनी फ्रेंच सामुदायिक सरकार को चुनते थे। चाहे वो फ्रेंच बोलने वाला व्यक्ति बेल्जियम में कहीं भी रहता हो, वो अपनी सामुदायिक सरकार के लिए वोट करता था। ऐसे ही डच, जो बेल्जियम के नागरिक डच बोलते थे, वो अपनी सामुदायिक सरकार अलग बनाते थे, और जो जर्मन भाषी लोग थे, उनकी अपनी अलग सामुदायिक सरकार बनाई गई। इस सामुदायिक सरकार को शिक्षा, संस्कृति और भाषा जैसे मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया।
इस चीज को कहा गया सामुदायिक सरकार। तो ये प्रश्न हमने, ये बेल्जियम मॉडल की चौथी विशेषता है जिसे हमने अलग से और एक प्रश्न बना लिया, सामुदायिक सरकार से आप क्या समझते हैं। तो सामुदायिक सरकार, प्रत्येक समुदाय की अपनी एक पृथक सरकार बनाई गई बेल्जियम में, और ये सरकार के पास क्या अधिकार दिए गए, भाषा, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित सब प्रकार के निर्णय ये सामुदायिक सरकार बेल्जियम में ले सकती थी। ये एक ऐसा मॉडल का, ऐसी विशेषता थी जो केवल बेल्जियम के पास में है, जिसने इस मॉडल को वर्ल्ड वाइड चर्चा का विषय बना दिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी बहुत जटिल रही है, लेकिन इसने सफलतापूर्वक कार्य किया है, स्पष्ट करें। अब ये बेल्जियम से संबंधित अंतिम प्रश्न है कि बेल्जियम में ये जो इस प्रकार का बेल्जियम मॉडल खड़ा किया गया, ये एक जटिल प्रोसेस था, एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन ये सफल रही है, इस बात को हमको स्पष्ट करना है। तो हम दो बात करें। एक तो इस बात को हम स्वीकारते हुए अपने प्रश्न का उत्तर दें कि हाँ, यह बिल्कुल सही है कि बेल्जियम का जो मॉडल विकसित किया गया बेल्जियम के लोगों के द्वारा, ये स्वयं बेल्जियम के लोगों के लिए ही बहुत अधिक जटिल था। प्रत्येक समुदाय की अपनी सरकार बनाना ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया रही। ये बात वहां के लोगों के लिए भी बहुत कठिन थी, लेकिन इसके बावजूद भी बेल्जियम के नेताओं ने, बेल्जियम के लोगों ने इन व्यवस्थाओं को स्वीकार किया, इसको लागू किया, और ये सफल रही। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन सब व्यवस्थाओं के कारण से बेल्जियम गृह युद्ध की स्थिति से बच गया। बेल्जियम गृह युद्ध में नहीं फंसा, जिसके कारण से वहां शांतिपूर्ण स्थितियां विकसित हो सकी, और आगे जाकर के जब यूरोपियन संघ नाम का अलग संगठन बना, उसका जो मुख्यालय बनाया गया वो भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को ही बनाया गया। ये सारी बात हम कहां बताएंगे, ये यहां बताएंगे कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी बहुत जटिल रही, इस बेल्जियम मॉडल को इंप्लीमेंट करना बहुत कठिन था, लेकिन ये इसमें सफलतापूर्वक कार्य किया। ये इस बात से स्पष्ट होता है कि इस मॉडल ने बेल्जियम को गृह युद्ध से बचाया और बेल्जियम में शांतिपूर्ण सद्भाव का वातावरण खड़ा किया, जिसके कारण कई देशों ने मिलकर जब यूरोपीय संघ बनाया तो उस यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को ही बनाया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि संपूर्ण यूरोपियन संघ ने बेल्जियम की शांति व्यवस्था को अपनी ओर से प्रमाणित किया, रिकॉग्नाइजेशन दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और बेल्जियम के बाद हमने श्रीलंका का उदाहरण दिया था, तो अब आगे के कुछ प्रश्न श्रीलंका से रिलेटेड होंगे। श्रीलंका की सामाजिक संरचना किस प्रकार की है? तो ये बिल्कुल ऐसा का प्रश्न है जैसा हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा। हमने बेल्जियम की जातीय बुनावट को जिस प्रकार से बताया, वैसे ही हमको श्रीलंका की सामाजिक संरचना को बताना है। इसको भी हमने जब पहला वीडियो हम लेकर के आए थे, उस पहले वीडियो में हमने एक चार्टेड फॉर्म में इस बात को पढ़ा है। आप वापस जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, नहीं तो नोट्स जो मिलेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से संरचना बताई गई है। श्रीलंका के बारे में बहुत क्लियर है। श्रीलंका में मुख्य रूप से श्रीलंका के समाज में दो प्रकार की भाषाओं के समूह रहते हैं, एक सिंगलीज पीपल और दूसरे तमिल लोग। जो सिंगली भाषी लोग हैं वो लगभग 74% पूरे श्रीलंका में निवास करते हैं, और तमिल लोगों की कुल जनसंख्या श्रीलंका के अंदर 18% है। तमिल लोग भी दो प्रकार के हैं, एक तो मूलतः श्रीलंका के रहने वाले तमिल और दूसरा भारतीय मूल के तमिल। ये जो श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल लोग हैं, ये मूलतः हिंदू और मुस्लिम धर्म के फॉलोअर्स हैं, इसमें आस्था रखने वाले लोग हैं। जबकि जो वहां सिंगलीज बहुसंख्यक लोग हैं वो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। जबकि 7% जनसंख्या जो ईसाइयों की है श्रीलंका के अंदर, वो सिंगली भाषा भी बोलती है और तमिल भाषा भी बोलती है। इस प्रकार ये हमने जो सारा विषय बताया है, ये सारी बात हमको कहां बतानी है, इस प्रश्न के उत्तर में कि श्रीलंका की जातीय संरचना किस प्रकार की है बताइए। तो ये जातीय संरचना शब्द आए, चाहे जातीय बनावट आए, बुनावट आए, या फिर एक शब्द जो ऊपर हमने पढ़ा एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक समूह, ये तीनों बातों में हमको वहां के समाज का जो स्वरूप रहा, कौन कौन से वर्ग हैं, कितनी जनसंख्या है, कहां कहां निवास करती है, ऐसी बातें हमको उसमें बतानी है। नवा प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद क्या है? ये वाद नाम के जो शब्द हैं, उन शब्दों को तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वाद का अर्थ होता है विचार, और उससे पहले जो शब्द जुड़ा है यानी कि उस पर केंद्रित विचार। बहुसंख्यकवाद में बहुसंख्यक केंद्रित विचार किया गया है। यह एक ऐसा विचार है
जो ये मानता है कि समाज में जो बहुसंख्यक वर्ग है, जिनकी संख्या अधिक है, वो अल्पसंख्यक वर्ग की आवश्यकताओं और उनकी इच्छाओं को दबाकर उसके विरुद्ध मनचाहे ढंग से जब बहुसंख्यक वर्ग शासन करने लगता है, ऐसी स्थिति को लिए शब्द प्रयुक्त होता है बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में इसका उदाहरण हमको देखने लगा। जो सिंगलीज बहुसंख्यक लोग थे, वो सिंगलीज लोग अल्पसंख्यक तमिलों की इच्छाओं की अवहेलना कर रहे थे। मन चाहे तरीके से उन्होंने शासन करने का प्रयास किया। इसके कारण से श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, जो बहुत खतरनाक थी। 10वां प्रश्न हम ले रहे हैं, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने वाले प्रमुख कारण क्या थे? श्रीलंका में ये जिस बहुसंख्यकवाद की चर्चा अभी हमने की, ये श्रीलंका में इस बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने वाले प्रमुख कारण क्या थे? तो हम सबको ध्यान है कि बहुत सारे प्रमुख कारण श्रीलंका में हुए जिसने बहुसंख्यकवाद को बढ़ाया। सबसे पहला तो जो था 1956 के अंदर फ्रांस में राजभाषा का दर्जा दे दिया गया सिंगली भाषा को, तमिल को इग्नोर करके, और सिंगली भाषा को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा बना दिया गया। साथ ही साथ श्रीलंका सरकार ने सरकारी संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया। बाकी सब धर्मों को इग्नोर करके बौद्ध धर्म के संरक्षण और उसके विकास के लिए सरकार प्रयत्न करने लगी। इसी प्रकार नौकरियों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के अंदर सिंगली लोगों को और प्रमोट किया जाता था, उनको प्रोत्साहन दिया जाता था, उनको प्राथमिकता दी जाती थी, और तमिलों को लगातार इग्नोर किया जाता था। ये सब कारणों से श्रीलंका में और बहुसंख्यकवाद लगातार बढ़ने लगा। 11वां प्रश्न है हमारा, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के क्या परिणाम रहे? ये जो लगातार सिंगलीज लोगों को प्रमोट करने की बात चलती रही, एक के बाद एक सरकारी नियम कायदे कानून ऐसे बनते गए जो सिंगलीज को प्राथमिकता देते थे और तमिलों की अवहेलना करते थे। उसके कारण से श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद बढ़ा, और उसके परिणाम क्या रहे तो हम सब जानते हैं। श्रीलंका में अलग से तमिलों के राजनीतिक समूह वो बनने लगे, राजनीतिक दल बनने लगे, और उन राजनीतिक दलों ने बाद में अलग तमिल इलम की मांग की। इलम शब्द क्या है उसको हमको एक प्रश्न के रूप में तैयार करना चाहिए, नीचे दिया है, देखिए इलम क्या है, ये 17वां प्रश्न। इसके बारे में हम, ये एक छोटा सा प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इलम क्या है? तो इलम एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है सरकार। इलम क्या है? इलम एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है सरकार। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के परिणामों में एक परिणाम यह था कि लगातार नाराजगी तमिलों के बीच में बढ़ने लगी। उसके कारण से उन्होंने अपने अलग राजनीतिक दल बनाए, और उन अलग राजनीतिक दलों ने धीरे धीरे आते हुए पृथक तमिल इलम यानी पृथक तमिलों की अलग से सरकार बनाने की मांग कर डाली, और इस मांग को लेकर के प्रदर्शन होने लगे, हिंसा होने लगी, और वो हिंसा इतनी अधिक बढ़ गई कि सिंगलीज और तमिलों के बीच में गृह युद्ध की स्थिति श्रीलंका में उत्पन्न हो गई। इस गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग रेफ्यूजीज, शरणार्थियों के रूप में अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने पर मजबूर हो गए। तो ये सारे क्या थे? ये श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बढ़ने के कारण जो परिणाम आए वो परिणाम ये थे। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के महत्व को बताने वाला कोई एक युक्तिपरक और एक नैतिक तर्क दीजिए। तो सबसे पहले तो यहां पर यह प्रश्न बनता है कि युक्तिपरक और नैतिक तर्क में अंतर क्या है। यह अपने आप में एक अलग प्रश्न है। युक्तिपरक और नैतिक तर्क होता क्या है, इसको हमने एक प्रश्न ले लिया नीचे, युक्तिपरक और नैतिक तर्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि युक्तिपरक तर्क जो है वो लाभ हानि का विचार करके दिमाग देता है। दिमाग से केवल और केवल युक्तिपरक तर्क में लाभ की ही बात होती है। हानि अगर सहन करनी पड़े ऐसा कोई तर्क युक्तिपरक तर्क नहीं कहलाता। लाभ हानि का विचार करके हमेशा लाभ जिसमें हो वही तर्क जब दिया जाता है, दिमाग से दिया जाता है, उसे युक्तिपरक तर्क कहते हैं। नैतिक तर्क में लाभ हानि का विचार अलग करते हुए समाज के लिए आवश्यक क्या है, हो सकता है सरकार को हर एक नैतिक तर्क देने में लाभ नहीं हो, कभी कभी सरकार को घाटा भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वस्तु स्थिति है, समाज के हित में क्या चीज है, वैसा तर्क जब दिया जाता है तो उसको नैतिक तर्क कहा जाता है। इन शॉर्ट, युक्तिपरक तर्क जो है वह बुद्धि का विषय है और नैतिक तर्क जो है वह मन का विषय है, हृदय का विषय है, भावनाओं का विषय है।
तो इस दृष्टि से एक युक्तिपरक तर्क और एक नैतिक तर्क देना है। किसके लिए आर्ग्यूमेंट करनी है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है, इसके लिए एक युक्तिपरक और एक नैतिक तर्क दीजिए। तो युक्तिपरक तो हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव की स्थिति को टाला जा सकता है। जबकि नैतिक तर्क देते समय हम ये नैतिक तर्क ये दे सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी जो है ये लोकतंत्र की आत्मा है। इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की आत्मा है जिसके अभाव में हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये एक युक्तिपरक और एक नैतिक तर्क हम इस प्रकार से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। अब ये प्रश्न, इस एक ही प्रश्न का उत्तर देते समय हम बहुत सारे प्रश्न उसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन हमने उसको कुछ प्रश्न को अलग कर लिया। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप कौन से हैं, तो कुल मिलाकर सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हमने इस पाठ में पढ़े हैं, जिसमें से 2 अगले प्रश्न में आए हैं। एक तो है सत्ता का क्षैतिजीय वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ये 2 हैं। सरकार के विभिन्न अंगों में जब हम सत्ता का विभाजन करते हैं तो उसे हम सत्ता का क्षैतिजीय वितरण कहते हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स में जब हम सत्ता का विभाजन करते हैं तो उसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो ये तो 2 प्रकार हो गए। हम 13वें प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये 14वां प्रश्न इंक्लूडिंग है, 13वें प्रश्न में ही है, जिसको हमने अलग से भी लिया है। तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, तो कुल मिलाकर 4 रूप हैं। एक है सत्ता का क्षैतिजीय वितरण। क्षैतिजीय वितरण मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग सरकार के अंगों में शक्ति का बंटवारा करना, उसे हम कहते हैं सत्ता का क्षैतिजीय वितरण। दूसरा, जब हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अलग अलग स्तरों में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, इसमें जब हम सत्ता का बंटवारा करते हैं उसे कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तीसरा हमने स्वरूप पढ़ा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा, जिसके उदाहरण में हमने बेल्जियम की सामुदायिक सरकार को उदाहरण के रूप में पढ़ा, और साथ ही साथ भारत में जो सीटें आरक्षित की जाती है, एसटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज, संसदीय क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए, सीटें आरक्षित कर दी गई। ये जो आरक्षण की व्यवस्था हमने चुनाव में की है, ये भी तीसरे प्रकार के साझेदारी का रूप है, जिसको हमने कहा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा। और चौथा जो साझेदारी का रूप है, वो चौथा रूप है विभिन्न दबाव समूहों और आंदोलनों में। इन दबाव समूहों और आंदोलनों में हमने मूल रूप से 3 प्रकार के चीजें पढ़ी हैं। दबाव समूह में सबसे पहले हमने विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल, जो ओपोजिशन पार्टी होती है, वो प्रश्न पूछकर, आंदोलन करके सत्ताधारी दल के ऊपर दबाव बनाती है, और दबाव बनाकर सत्ताधारी दल या सरकार के निर्णयों को प्रभावित करती है। तो यह भी अपने आप में एक ताकत है जो सरकार शेयर करती है विपक्षी दलों के साथ में। इसी प्रकार दबाव समूह में आते हैं हित समूह, किसानों का अपना समूह, मजदूरों का अपना समूह, डॉक्टर्स का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन। ये सब अलग अलग जो समूह हैं, ये अपने अपने समूह के हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं और सरकार के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये ताकत इनके पास है। और तीसरा एक उदाहरण इसमें हमने दबाव समूह में पढ़ा था, सरकार स्वयं भी बहुत सारी समितियों की स्थापना करती है, अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग समितियां बनाती हैं, जो अध्ययन करती है और सरकार को सुझाव देती है और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार सत्ता की साझेदारी 4 रूप में की जाती है। पहला, सत्ता का क्षैतिजीय वितरण, जो सरकार के विभिन्न अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होती है। ऊर्ध्वाधर वितरण, जो सत्ता के सरकार के डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में होती है। तीसरा रूप है विभिन्न सामाजिक समूहों में, जो कि हमने उदाहरण के रूप में बेल्जियम की सामुदायिक सरकार को और भारत में आरक्षित सीटों की जो व्यवस्था है, वो इसका एक उदाहरण है। और चौथा रूप है सत्ता की साझेदारी का विभिन्न दबाव समूहों और आंदोलनों में, जिसमें 3 उदाहरण दिए हैं, विपक्षी पार्टियां, विभिन्न हित समूहों और सरकार द्वारा बनाई गई समितियां।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न, सत्ता के क्षैतिजीय वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या अंतर है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि ये ऊपर वाले प्रश्न के जवाब में आ गया कि क्षैतिजीय वितरण में और ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या अंतर है, तो इन शब्दों को एक बार आप पकड़ लीजिए। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, तो यहां बता देता हूं। क्षैतिज का मतलब तो होता है हॉरिजेंटल, यानी एक ही समान स्तर पर जब सत्ता का बंटवारा किया जाता है, यह हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहलाता है, क्षैतिजीय वितरण। तो ये वितरण किनके बीच में किया गया है, तो हमको पता है व्यवस्थापिका, दूसरा हमने इसको कहा कार्यपालिका, यह सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका, और तीसरा जो है वो है न्यायपालिका। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, एक समान रूप से सरकार के काम को, सरकार की ताकत को 3 अंगों में बांटा गया। व्यवस्थापिका कानून निर्माण करने का काम करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका उन कानूनों की रक्षा का काम करती है। तो ये तीनों ही अंग एक लेवल पर इनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, कोई भी ऊपर और नीचे नहीं है, एक लेवल पर क्षैतिजीय वितरण है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसलिए इसे क्षैतिजीय वितरण कहा गया है। तो दूसरा हम पढ़ रहे थे सत्ता का ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब ही शाब्दिक अर्थ है ऊर्ध्व अधर। ऊर्ध्व अधर, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधर मतलब नीचे की तरफ, इन दो शब्दों से मिलकर बना है ऊर्ध्वाधर, अर्थात सत्ता का, शक्ति का, पावर का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, जिसे वर्टिकल भी कहते हैं। तो ये किस प्रकार का विभाजन है, तो जैसे केंद्र सरकार, ये सबसे बड़ी सरकार है किसी भी देश के भी अंदर। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को अपने नीचे राज्य सरकारों के साथ बांटती है, राज्य सरकार अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकारों के साथ बांटती है, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के साथ। स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायतें, नगर निगम, ये सब आती है, नगरीय स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो ये ऊर्ध्वाधर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार की सत्ता के विभाजन में ऊपर से नीचे, ऊर्ध्व अधर, ऊर्ध्वाधर अंग्रेजी में शब्द है वर्टिकल, ऊपर से नीचे की तरफ सत्ता का विभाजन किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार अपने नीचे राज्य सरकार के साथ अपनी शक्तियों को बांटती है, राज्य सरकार अपने नीचे स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायतों, नगर निगम के साथ अपनी शक्तियों को बांटती है। इसमें नीचे वाली सरकारें अपने से ऊपर सरकार के अधीन काम करती है। यहां इनका स्तर है, ये सबसे बड़ा स्तर है, इसके बाद ये स्तर है, इसके बाद ये स्तर है, इसलिए ये ऊर्ध्वाधर है, ऊपर से नीचे की तरफ शक्ति का विभाजन है। लेकिन ये क्षैतिजीय इसलिए है ऊपर वाला क्योंकि ये एक लाइन पर हॉरिजेंटल, तीनों ही अंग सरकार के एक समान है, कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है, इसलिए ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये ऊर्ध्वाधर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। इसको आप नोट्स में और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं। सत्ता का जो क्षैतिजीय वितरण है, सत्ता का जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हमने यहां पढ़ा, सत्ता के क्षैतिजीय वितरण को ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक दूसरे पर नियंत्रण रखकर सत्ता का संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए सत्ता के क्षैतिज वितरण को ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते हैं, तो देखिए, ये जो व्यवस्थापिका है ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, संसद जो होती है वो कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री पर नियंत्रण रखती है। नियंत्रण किस तरीके से रखती है, प्रश्न पूछती है इनसे, किसी भी बात के लिए कार्यपालिका जवाबदेह होती है व्यवस्थापिका के प्रति, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है व्यवस्थापिका, जबकि ये जो कार्यपालिका है ये न्यायपालिका की घोषणा करती है, न्यायपालिका की स्थापना, न्यायपालिका के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति के लिए, जजों की नियुक्ति के लिए कार्यपालिका ही प्रस्ताव लाती है। और ये जो न्यायपालिका है ये इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण रखती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कोई भी संविधान के विरुद्ध काम ना करे, इसके लिए न्यायपालिका इन पर वॉच रखती है। तो इस प्रकार ये जो सत्ता का क्षैतिजीय वितरण है, जिसमें सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक दूसरे पर नियंत्रण रखकर सत्ता का संतुलन बनाए रखते हैं,
इसीलिए इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो ये बात आई थी श्रीलंका के समय जब भी हमने इसकी चर्चा की थी। गृह युद्ध एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक ही राष्ट्र की सीमाओं के भीतर दो या दो से अधिक अलग अलग समुदायों के बीच में हिंसक झड़पें इतनी अधिक बढ़ जाए कि वो एक युद्ध जैसा वातावरण निर्मित हो जाए एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत। तो ऐसी परिस्थिति को हम गृह युद्ध कहते हैं। इलम शब्द और इस 18वें प्रश्न को हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। इलम एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है सरकार। श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम की मांग तमिलों के द्वारा की गई थी। युक्तिपरक और नैतिक तर्क मैंने ऊपर बता दिए। तो इस प्रकार ये पहले प्रश्न से लेकर 18वें प्रश्न तक जब हम बार बार इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये पूरा एक रिवीजन हमारे इस चैप्टर का हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। एक एक प्रश्न का समाधान करने की कोशिश करूंगा। साथ ही नोट्स प्राप्ति के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।